क्या हुआ था 1905 में 1905 में ऐसा कि बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर 4 मरतबा कातलाना हमले किए गए? क्या हुआ ऐसा कि सब कॉन्टिनेंट के वायसराय लॉर्ड मिंटो पर कातलाना हमले किए गए? क्या हुआ ऐसा कि बंगाल के अंदर सरकारी ओहदेदारों पर, बंगाल के अंदर मजिस्ट्रेट्स पर, आला ओहदे रखने वालों पर कातलाना असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की गई? 4 से 5 आला ओहदेदार कत्ल कर दिए गए। क्या हुआ ऐसा कि बंगाल के अंदर अमार सोनार बंगला के नारे गूंज उठे? 1905 में क्या हुआ ऐसा कि बंगाल के अंदर मुसल्ला तहरीक ने जन्म लिया? बंगाल के अंदर पुरतशद्दद वाकयात शुरू हो गए। बंगाल के अंदर ऐसे वाकयात शुरू हो गए, ऐसी काम शुरू हो गया कि जिसकी इससे पहले 1857 के बाद ऐसी कोई नजीर सब कॉन्टिनेंट में नहीं थी। ऐसे वायलेंट इंसिडेंट्स की, ऐसी वायलेंट तहरीक की 1905 में क्या हुआ ऐसा, ये हम जानेंगे आज रीथिंक विद उमर जावेद में। हिस्ट्री को उसके हकीकी रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने वाले तमाम स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों को उमर जावेद की तरफ से खुशामदीद रीथिंक विद उमर जावेद में। 1905 का साल इंतहाई अहम साल माना जाता है। 1905 का साल, जो भी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री जानते हैं, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री से आगाह है, वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि 1905 का जब जिक्र होता है तो फौरी तौर पर ज़हन में आ जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की तकसीम। अब इस हवाले से जो स्टेट की तरफ से बनाए हुए कोर्स हैं, यानी जो स्टेट ने तालीमी कोर्सेज बनाए हुए हैं यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेजेस के लिए, तालिब इल्मों के लिए, उनमें इंडिया के अंदर जो एजुकेशन का कोर्स है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को बताता है कि अंग्रेजों ने ये हिंदू मुसलमान के अंदर डिवाइड करने के लिए 1905 में बंगाल को तकसीम कर दिया। और पाकिस्तान के अंदर ये बताया जाता है कि 1905 में बंगाल की तकसीम से मुसलमानों को फायदा हो गया, क्योंकि ईस्ट बंगाल के अंदर मुसलमान अक्सरियत में थे। बिल्कुल ये दोनों बातें जो हैं वो मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ये दोनों जो अप्रोचेस हैं ये मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। असल कॉन्टेक्स्ट क्या है, असल हकीकत क्या है? क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर जो बुनियादी नसाबी कोर्स होते हैं, जो स्टेट सिखाना चाहती है, बताना चाहती है, हमने वो नहीं समझना। हमने तो चूंकि चीजों को रीथिंक करके उनके असल कॉन्टेक्स्ट में देखना है। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी हमें बातों का, बुनियादी फैक्ट्स पर हम नजर डाल लेते हैं कि बंगाल जो है वो 1905 तक, 1905 तक सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सूबा था। आप यहां से अंदाजा लगाइए कि 1901 में, 1901 में जो इंडिया के अंदर मर्दमशुमारी कराई गई, उसके मुताबिक इंडिया की आबादी 29 करोड़ के लगभग थी, तो बंगाल की आबादी 8 करोड़ के लगभग थी। अब बंगाल सबसे बड़ा सूबा था, और जब हम 1905 तक के बंगाल का जिक्र कर रहे हैं तो याद रखिएगा 1905 तक के बंगाल का मतलब आज का वेस्ट बंगाल, आज का ईस्ट बंगाल, यानी आज का बांग्लादेश, आज का उड़ीसा, आज का बिहार, आज का असम, ये आप मैप पर भी देख लें। ये सारे इलाके 1905 में बंगाल, इन सब इलाकों को बंगाल जो है वो कहा जाता था। और बंगाल को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो वहां की आला अथॉरिटी होती थी, आला तरीन अथॉरिटी होती थी एक स्टेट की, सूबे की, अंग्रेज जो होते थे वो कंट्रोल करते थे। तो लॉर्ड कर्जल जो सब कॉन्टिनेंट के वायसराय रहे, वो 1903, 1904 में ही उन्होंने बंगाल के कई दौरे किए, और ये बातें शुरू हो गई थी अंग्रेजी हुकूमत में, जो अंग्रेजी हुक्मरान थे कि बंगाल को तकसीम करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सूबा है। और 1905 में लॉर्ड कर्जल ने बंगाल को तकसीम कर दिया 2 हिस्सों में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। अब ये इत्तेफाक था, एक महज इसको एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री में इत्तेफाक समझता हूं कि जो वेस्ट बंगाल था उसकी जो आबादी थी, वो आबादी अगर हम देखें वेस्ट बंगाल की, वो 54 मिलियन थी, यानी 5 करोड़ 40 लाख थी। अब इत्तेफाक था कि यहाँ पर 42 मिलियन हिंदू आ गए, यानी 4 करोड़ से ज्यादा हिंदू आ गए, और 9 मिलियन मुसलमान, यानी 90 लाख मुसलमान आ गए, यानी वेस्ट बंगाल में मुसलमान अक़लियत में चले गए। लेकिन जो ईस्ट बंगाल था, जो आज का बांग्लादेश है, इसमें 31 मिलियन आबादी थी, यानी 3 करोड़ से ज्यादा आबादी थी, और 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे, और 1 करोड़ 20 लाख के लगभग हिंदू थे, और बाकी जो है वो दूसरे मज़हब के पैरोकार थे। तो ये इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ईस्ट बंगाल जो है वो
मुस्लिम मेजॉरिटी में हो गया और जो वेस्ट बंगाल है वो हिंदू मेजॉरिटी में हो गया। अब इसको रंग क्या दे दिया गया, इसको कलर क्या दे दिया गया। इस तकसीम के फौरी बाद जो बंगाल का प्रेस था उसने ये लिखना शुरू कर दिया कि गौ माता की तकसीम कर दी गई, अंग्रेजों ने ये खून कर दिया। दूसरी तरफ मुसलमान बड़े खुश हुए कि ईस्ट बंगाल की सूरत में इनको असल अलग सूबा मिल गया। इसके फौरी जो रिएक्शन सामने आए, जो रद्द-ए-अमल सामने आए, वो ये हुए, एक तो सियासी एतबार से कांग्रेस जैसी पार्टी जो तब तक मॉडरेट पार्टी थी, अंग्रेज से लड़ना नहीं चाह रही थी, इस पार्टी के अंदर अब एक्सट्रीमिस्ट आ गए जो ये कह रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ एक्सट्रीमिस्ट स्टेप उठाए जाए। और इसमें जो बड़े अहम लीडर्स थे उनमें बाल गंगाधर तिलक का नाम था जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र से था, और बिंदु घोष का नाम था इसमें जो है बिपिन चंद्रपाल का नाम था, लाला लजपत राय का नाम था जिनका ताल्लुक तो पंजाब से था। लेकिन ये सब एक्सट्रीमिस्ट थे और इन्होंने जो है वो इस तहरीक को 1905 के बाद जो ये मूवमेंट चली जिसको स्वदेशी मूवमेंट भी कहा जाता है, कि जिसमें यह कहा गया कि अंग्रेजों की चीजों का बाइकआउट किया जाए, लोकल चीजें ली जाए, इन्होंने इस तहरीक को एक तरह का हिंदू रंग देना शुरू कर दिया, एक तरह का इसमें हिंदुइज्म की टर्मिनोलॉजी शुरू कर दी। काली, गॉडेस ऑफ काली को जो है, बंगाल की काली को जो है वो लाया गया कि काली से मदद ली जाए। महाराष्ट्र के लीडर, मराठियों के लीडर शिव जी को इंपोर्ट किया गया, शिव जी को जो है बंगाल में इस्तेमाल किया गया। और तो और जो रविंद्रनाथ टैगोर जैसे उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, एक लिबरल, एक मॉडरेट मुफक्कर समझे जाते हैं। आप लोगों में से जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के ड्रामे देखे होंगे, उनके ड्रामों पर फिल्में भी बनी हैं, उनके ड्रामों पर सीजन भी बने हैं, तो वो एक मॉडरेट शख्स भी अमार सुनार बंगाल, अमार सुनार बांग्ला के नारे लगाना शुरू हो गया और इस तकसीम के खिलाफ भरपूर तरीके से एक रद्द-ए-अमल सामने आया। कांग्रेस पार्टी भी 1906 में उसके मॉडरेट लीडर भी मजबूर हो गए इस जो एक्सट्रीमिज्म था, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट चल रही थी इस तकसीम के खिलाफ, उसके हक में चलने के लिए। लेकिन 1907 में कांग्रेस फिर तकसीम हो गई क्योंकि कांग्रेस के मॉडरेट जो हैं वो इस सूरत में कांग्रेस का इजलास हुआ, कांग्रेस तकसीम होगी इसको लेकर कि हमें इतना ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट स्टेप उठाना नहीं चाहिए। अब असल में क्या था, असल में ये तहरीक जो है वो क्या थी, क्या इसका कोई वाकई ही मजहबी रंग था, क्या वाकई ही इसको जो है वो जिस तरह हिंदू टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही थी, इसके पीछे हकीकत क्या थी, असल में किस तबके के, किस क्लास के मुफादात जो है वो हट हुए थे। तो हमें जब हम इसका पूरे वाकयात कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, हमें पता चलता है कि 1905 में जो क्लास, जो तबका सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था इस तकसीम से, वो तबका कहलाता है भद्रा लोग। भद्रा लोग यानी आप इसको इंग्लिश में अलीट कह लें, उर्दू में शराफिया कह लें, अलीट क्लास बंगाल की जिसको भद्रा लोग कहा जाता था, वो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। अब यहां पर सवाल ये कि ये भद्रा लोग कौन थे, ये भद्रा लोग क्लास कौन थी, ये बंगाल की अलीट, बंगाल की शराफिया कौन थी। इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को मजीद समझने के लिए देखना पड़ेगा कि भद्रा लोग आई कैसे, ये बंगाल की अलीट आई कैसे। तो 1793 में बंगाल के अंदर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट नाफिज किया गया, जिसको नाफिज किया जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस वक्त के लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने 1793 में ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो है वो बंगाल के अंदर लगाया। अब ये परमानेंट सेटलमेंट एक्ट क्या था, इसको अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट को समझना बड़ा आसान होगा। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ने आकर इंडिया के अंदर फ्यूडलिज्म को, जमींदारी निजाम को एक बिल्कुल मुख्तलिफ, एक बिल्कुल नया जो है वो शक्ल दी थी। इस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत इंडिया में अब फर्स्ट टाइम जागीरदारी निजाम को मुस्तकिल कर दिया गया। यानी एक बड़ा जमींदार है जिसके पास जमीन है, कई केनाल, कई मुरब्बों पर मुहित जमीन है उसके पास, तो वो जमीन उसकी मुस्तकिल रहेगी, उसके मरने के बाद उसके बेटों को मुंतकिल होगी और नस्ल दर नस्ल चलेगी। और ये जो जागीरदार होगा, जमींदार होगा, ये अंग्रेजों को एक फिक्स टैक्स देगा, जिसकी जमीन होगी वो फिक्स टैक्स देगा, और अपने जमीनों पर काम करने वाले जो किसान हैं, जो मजेरे हैं, जो गरीब तबका है, उससे वो जागीरदार उससे टैक्स लेगा, उससे पूरा टैक्स लेकर फिर आगे जो कुछ उसने अंग्रेज से टैक्स तय किया उसको देगा और बाकी अपने पास रखेगा। इस तरह एक बंगाल के अंदर नया
कल्चर, नया एक सोशल सिस्टम जनरेट हुआ। वो सोशल सिस्टम क्या हुआ कि बड़े बड़े जागीरदार जो है वो पैदा हुए, ऐसे जागीरदार जो ना खुद कुछ काम करते थे, ना कुछ मेहनत करते थे, ना कोई फिजिकल काम करते थे, ना कोई दिमागी काम करते थे, किसी किस्म की मेहनत के बगैर उनको सालाना बुनियादों पर बहुत ज्यादा रकम मिल जाती थी। जो उनके मजेरे, उनके किसान काम करते थे जमीनों पर, वो रकम मिल जाती थी और वो रकम से आगे कुछ टैक्स अंग्रेज को देकर बाकी अपने पास रख लेते थे। ये लोग ऐसे थे जो बंगाल के जागीरदार जो थे, बंगाल के बड़े बड़े शहरों में, कोलकाता जैसे शहरों में खुद रहते थे और सालाना जो है वो इस तरह इंजॉय करते थे, जो उनको आता था, पैसा आता था। तो इससे ये भद्रा लोक क्लास पैदा हुई, जिनमें एक शरीयत जो है, इस भद्रा लोक में ब्राह्मण जो थे, काशियास थे, भाईदेस थे, इस तरह के जो लोग थे ये पैदा होना शुरू हुए। अब चूंकि इस क्लास के पास पैसे की बहुतायत थी, पैसा बहुत ज्यादा था, काम काज कोई करना नहीं पड़ता था, तो ये भद्रा लोग बंगाल के रेनेसांस में, यानी इन्होंने बंगाल के आर्ट में, बंगाल के कल्चर में, बंगाल की सिविलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये भद्रा लोग वो थे कि जो जाहिर बात है अंग्रेजी इंग्लिश भी जानते थे, जो इंग्लैंड जाकर भी पढ़ सकते थे, जो लेटर जदीद उस वक्त के वेस्टर्न फलसफे से भी आगाह थे, जिनके पास इतने वसाइल थे कि वो पढ़ सके, अंग्रेजी को पढ़ सके। तो इन्होंने बंगाल के रेनेसांस में बंगाल को एक जो है वो ऐसा रंग देना शुरू कर दिया, सुनार बंगला का। या इसमें हम बात करें भद्रा लोक की बिंकम चंद्रा चटर्जी, जिन्होंने आनंद मात लिखा, जिसमें हिंदुइज्म को बड़ा ग्लोरीफाई किया गया और बंगाल को ग्लोरीफाई किया गया। और ऐसे मिथ्स का सहारा लेकर उसको हिस्ट्री के साथ मिलाने की कोशिश की गई। बंगाल को जो है वो ऐसी सरजमीन के, ये बड़ी सुनहरा, इसका कल्चर, इसकी सिविलाइजेशन, ये सारा जो है वो भद्रा लोक की तरफ से हुआ। इसका इजहार हमारे सामने, मैंने पहले भी जिक्र किया, रविंद्रनाथ टैगोर के अगर हम ड्रामे देखें, उनके लिखे हुए ड्रामों और नॉवेल्स पर मबनी फिल्में देखें, तो हमें पता चलेगा ये भद्रा लोक क्या था, ये किस तरह भद्रा लोग रहते थे, किस तरह जीते थे। तो ये भद्रा लोग जो है, इसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ा था ये जो एलीट थी बंगाल की, क्योंकि ये खुद बड़े जिम्मेदार थे, जागीरदार थे। इनकी जमीनें ईस्ट बंगाल के अंदर भी होती थी, पटसन पर महीन फसलें और दीगर जो बंगाल के अंदर सारा एग्रीकल्चर था। तो इनको ये फर्क पड़ा, इनकी जो जागीरदारी, इनकी जो जिम्मेदारी थी, इनका जो एक तरह का जो माशी मुफादात था, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, वो बुरे तरीके से हर्ट हुआ था। तो ये भद्रा लोग आगे जो है वो लीड करने आ गई इस पार्टीशन मूवमेंट को। और इसके साथ साथ इसके पीछे, जिस तरह मैंने कहा, इंडिया के दूसरे इलाकों के भी, बाल गंगाधर तिलक का मैंने जिक्र किया, लाला लाजपत राय, ये लोग भी जो है वो शामिल हो गए। लेकिन असल हिट जो हुआ था वो ये भद्रा लोक हुआ था। और इसमें फिर भद्रा लोक के हिट होने के बाद, चूंकि फिर बहुत सख्त अंग्रेजों को मुज़ाहमत मिली, बहुत सख्त ये भद्रा लोक ने एहतजाज किया। इसके साथ साथ दो मजीद जो है वो क्लासेस इनके साथ शामिल थी, वो थी इंडिया की कैपिटलिस्ट क्लास। क्योंकि अब इंडिया के अंदर 1905 की हम बात करें, 2000 से ज्यादा फैक्ट्रीज बन चुकी थी, 9 के लगभग बैंक बन चुके थे, इंडिया के अंदर खुद भी कैपिटलिस्ट पैदा हो रहे थे। तो उनके अंदर इस तहरीक में जो एंटी पार्टीशन बंगाल मूवमेंट चल रही थी, इस चीज में जो स्वदेशी एलिमेंट था, यानी अंग्रेजों की चीजों का बायकॉट करो, इंडियन कैपिटलिस्ट को ये चीज बड़ी सूट की कि इंडिया की इंग्लैंड की बनी हुई चीजों का बायकॉट किया जाएगा, तो जरूरी बात है फिर हमारा ही फायदा होगा, इंडियन कैपिटलिस्ट का फायदा होगा। एक ये क्लास भी इनके साथ शामिल होगी। और तीसरा, जो अनएम्प्लॉयमेंट लोअर मिडिल क्लास डिप्राइव्ड यूथ था, जो नौजवान ऐसे थे, बेरोजगार थे, गरीब थे, लोअर मिडिल क्लास के थे, वो भी इस तहरीक में शामिल हो गए। बल्कि ऐसे लोगों को ऐसी तहरीकों में मुसल्लह एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया गया, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये था असल कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जाहिर बात है अब इसका रद्द-ए-अमल भी होना था। एक तो ये कि 1911 में इस तकसीम को खत्म कर दिया गया, इस तहरीक की वजह से नहीं, क्योंकि ये तहरीक जो चली थी 1905 के बाद, ये 1908 1909 में कमजोर होना शुरू हो गई थी। क्योंकि इस तहरीक में जो मॉडरेट लीडर्स थे, जो मॉडरेट ऐसे लीडर्स जो एक्सट्रीम की हद तक नहीं जाना चाहते थे, वो साथ नहीं दे रहे थे। तो ये तहरीक जो है 1908-9 में कमजोर हो गई। लेकिन उसके बावजूद 1911 में अंग्रेजों ने इस तकसीम को खत्म कर दिया। इंग्लैंड के किंग
जॉर्ज फिफ्थ यहाँ आए, दिल्ली दरबार सजा, दिल्ली दरबार लगा और यहाँ इन्होंने दो बड़े ऐलान किए। एक तो ये तकसीम बंगाल खत्म कर दी और दूसरा कोलकाता से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया दिल्ली में। अब इसका कुछ रिएक्शन था, कुछ रद्द अमल था। वो रद्द अमल हमारे सामने आया जो बंगाल के ज्योतिदार्स थे। ये ज्योतिदार्स कौन थे? जो मिडिल क्लास, मुसलमानों का मिडिल क्लास किसी हद तक खुशहाल किसान था वो, और दूसरा जो बंगाल के अंदर ऐसे प्रोफेशनल मुसलमान थे जैसे वकील थे या जो थोड़ा बहुत सरकारी मुलाजमत करते थे, पढ़ाई लिखाई से जिनका पढ़ लिख कर जिन्होंने नौकरी हासिल की थी, प्रोफेशनल क्लास, ज्योतिदार, जो किसी हद तक खुशहाल किसान था, इसकी और प्लस जो बंगाल की उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम एलीट थी, इसको जो है वो 1911 में बड़ी चोट पहुंची कि ये पार्टीशन खत्म क्यों कर दी गई, हमें तो फायदा हो रहा था। तो इसका रद्द अमल अब क्या हमारे सामने आएगा, ये बंगाल के अंदर किस तरह 1911 के बाद जो कंस्ट्रक्ट होगा, ये ज्योतिदार तबका क्या किरदार अदा करेगा, बंगाल की जो उर्दू स्पीकिंग एलीट थी वो किस तरह का रद्द अमल लेकर आएगी, बंगाल के अंदर किस तरीके से यूज किया जाएगा। अब जो हम अगले टॉपिक में देखेंगे मुस्लिम लीग के हवाले से, मुस्लिम लीग का करैक्टर क्या रहेगा और उसके अंदर बंगाल की जो तकसीम खत्म हुई वहां का क्या असर रहेगा। तो अब हम आगे जब चलेंगे, आगे फर्दर वीलॉग्स में हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा कि बंगाल की तकसीम क्यों हुई और ये तकसीम के असल जो तकसीम के खिलाफ रद्द-ए-अमल था उसके असल मोरक्कात जो है वो भद्रा लोग थे, बंगाली एलीट थी। इस बंगाली एलीट का आगे चलकर क्या किरदार होगा 1947 तक, ये भी हम जानेंगे, देखेंगे। तो अगर आपको ये व्लॉग पार्टीशन ऑफ बंगाल के हवाले से इसके जो रिएक्शन था उसको रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने के हवाले से आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद को। बहुत शुक्रिया, अगले व्लॉग में मुलाकात हो।